Hello friends, welcome back to the online classes of Apex Institute of Pharmacy. Myself Abhinav Sharma, I am an associate professor at Apex Institute of Pharmacy, चुनार मिर्ज़ापुर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो एक सरफेस इन्फेक्शन है रेबीज़, जिसको हम लोग हाइड्रोफोबिया नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि रेबीज़ के पीछे क्या कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, रेबीज़ का ट्रांसमिशन कैसे होता है, रेबीज़ के क्लिनिकल साइंस क्या होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट ट्रीटमेंट्स एंड वैक्सीनेशंस अवेलेबल फॉर रेबीज़। तो रेबीज़ के बारे में जानते हैं। रेबीज़ एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल जूनोटिक वायरल डिजीज़ है। इसको हम वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से बचा सकते हैं। ये एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जूनोटिक डिजीज़ेज़ हम उन्हें कहते हैं जो कि किसी एनिमल के थ्रू ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट होती है, और ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करती है। रेबीज़ जो शब्द है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड रेबिडस, जिसका मतलब होता है मैड। क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है वो जब उसके अंदर रेबीज़ के क्लिनिकल सिम्टम्स काफ़ी अधिक मात्रा में आने लगते हैं तो वो काफ़ी इरेटिक बिहेवियर शो करने लगता है, काफ़ी एरोगेंट हो जाता है। रेबीज़ को हम हाइड्रोफोबिया नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पेशेंट को पानी से डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया मीन्स पानी से डर। प्यास उसको लगी रहती है, उसके बावजूद वो पानी से इतना डरा हुआ होता है कि वो पानी पी भी नहीं पाता है, और कई बार इसी कारण से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और सबसे ख़ास बात यह है कि एक बार अगर रेबीज़ के लिए क्लिनिकल सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं तो इसमें डेथ होनी सुनिश्चित हो जाती है। रेबीज़ इज़ वर्चुअली 100% फैटल। और जितने भी रेबीज़ वायरस के ट्रांसमिशन के केसेस देखे गए हैं ह्यूमन बींग्स में, वो उसमें से 99% ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक डॉग्स। अगर डोमेस्टिक डॉग्स का प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो दे आर द मेजर कैरियर फॉर रेबीज़ इन्फेक्शन फॉर द ह्यूमन बींग्स। वैसे तो ये डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों तरह के एनिमल्स से होता है। इसको आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि रेबीज़ वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। जनरली जो इंसानों में एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होता है रेबीज़, वो उनके काटने की वजह से या उनके स्क्रैचेस की वजह से। अगर सलाइवा वहाँ पे उपलब्ध है तो उस सलाइवा में ही सबसे ज़्यादा इनका ये वायरस पाया जाता है। तो कॉजेज़ की अगर बात करें कि रेबीज़ के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, तो रेबीज़ का कॉज तो एक रेबीज़ वायरस होता है। इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हम लोग आगे देखेंगे। ये वायरस सलाइवा ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स के थ्रू स्प्रेड होता है। ये या तो दूसरे एनिमल्स को अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल काटता है या फिर किसी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो उसके सलाइवा के थ्रू ये वायरस स्प्रेड हो जाता है। रेबीज़ का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है लाइसा वायरस। ये एक तरीके का रेब्डो वायरस होता है जो कि इसी क्लास के वायरसेस इंसेफेलाइटिस भी कॉज करते हैं। ये सलाइवा को और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ये अगर लाइसा वायरस का अगर हम लोग क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये एक बुलेट शेप्ड का आरएनए वायरस होता है। ये नर्व सेल्स में मल्टीप्लाई करता है और ये सलाइवा, यूरिन, लिम्फ, ब्लड और इन्फेक्टेड एनिमल्स के मिल्क में भी सिक्रीट हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं रेबीज़ के ट्रांसमिशन की। जो रेबीज़ वायरस है उसको कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो कोई भी मैमल इस रेबीज़ वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर एनिमल्स की बात करें तो कुछ पेट और फार्म एनिमल्स हैं और कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कि रेबीज़ वायरस को ह्यूमन बींग्स में बाइट या स्क्रैच या सलाइवा के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे आप पेट्स और फार्म एनिमल्स में देखेंगे, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, काउज़ हैं, फेरेट्स हैं, गोट्स हैं, हॉर्सेस हैं, ये सब पेट एनिमल्स हैं और ये रेबीज़ वायरस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे बैट्स। बैट्स अगर यूएसए में देखेंगे तो आप बैट्स बहुत हद तक सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेबीज़ को ट्रांसमिट करने में।
इसके अलावा और भी हैं, फॉक्सेस हैं, मंकीज़ हैं, रैकून्स हैं, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स भी रेबीज़ को ट्रांसमिट करते हैं। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो एनिमल, अगर इन्फेक्टेड एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है या स्क्रैच करता है तो ही वो इन्फेक्टेड होता है। तो लगभग 99% केसेस जो है रैबिड डॉग्स की वजह से ही ट्रांसमिट होते हैं। 99% केसेस जो रेबीज़ के पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, उसके लिए डॉग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रांसमिशन सलाइवा के थ्रू भी हो सकता है अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ह्यूमन मुकोसा, या फिर अगर किसी ह्यूमन बीइंग को फ्रेश स्किन वुंड्स है और उसमें किसी इन्फेक्टेड एनिमल्स का सलाइवा कांटेक्ट में आता है तो भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन थ्योरेटिकली पॉसिबल तो है थ्रू बाइट्स और सलाइवा, बट ऐसा कोई केस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हुआ हो। तो कहने का मतलब ये केवल एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट अभी तक ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इस डायग्राम में समराइज करने की कोशिश की गई है कि रेबीज़ का ट्रांसमिशन कैसे होता है। जब भी कोई इन्फेक्टेड एनिमल किसी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो वो वायरस उस टिश्यूज़ में सलाइवा के थ्रू इंटर कर जाता है और वो वायरस नियर बाई मसल्स में रेप्लिकेट करता है और ये पहुंच जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचने के बाद ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन कॉज करने लगता है। फिर ये वायरस स्लोली ब्रेन में पहुंच जाता है और ये एक फैटल इंसेफेलाइटिस कॉज करता है वहाँ पे। उसके बाद ये वायरस सलाइवरी ग्लैंड में भी पहुंच जाता है और विक्टिम के दूसरे ऑर्गन्स में भी पहुंच के उनको भी इन्फेक्ट कर देता है। तो ये इसके ट्रांसमिशन की बात हुई। अब अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें रेबीज़ के, तो रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड मैटर करता है अलग अलग केसेस में, लेकिन अगर इन जनरल बात करें तो ये लगभग 4 से 12 हफ्तों में सिम्टम्स को शो करता है। इंक्यूबेशन पीरियड हम कहते किसे हैं? इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब किसी इन्फेक्टेड एनिमल ने ह्यूमन बीइंग को बाइट किया और बाइट करने के बाद जब उसके अंदर सिम्टम्स शो होने लगते हैं, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी कि जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है उसके 4 से 12 हफ्तों के बाद उसमें सिम्टम्स शो होने लगते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये केसेस टू केसेस वैरी करता है और ये कुछ दिनों से लेके 6 साल तक का इंक्यूबेशन पीरियड भी रेबीज़ के केस में हो सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे किस साइट ऑफ बाइट क्या है, किस जगह पे एनिमल ने बाइट किया है, नंबर ऑफ बाइट्स कितने ज़्यादा हैं, सीवियरिटी ऑफ बाइट क्या है और रेबिड एनिमल्स में इन्फेक्शन की क्या क्वांटिटी है। इस पे इंक्यूबेशन पीरियड कम या ज़्यादा हो सकता है। रेबीज़ के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें तो शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं, शुरुआती जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट को फीवर आता है, मसल्स में वीकनेस होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होता है और हो सकता है कि जो साइट ऑफ बाइट है उस जगह पे बर्निंग सेंसेशन भी पेशेंट को फील हो सकता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड पीपल जो कि जिनको रेबीज़ इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ चुका है वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं और एरेटिक बिहेवियर शो करते हैं। उसके और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, इंसोम्निया यानी रात में नींद ना आना, बेचैनी रहना, कन्फ्यूजन की स्टेट बने रहना, बुरा व्यवहार करना, हैलुसिनेशन होना, सलाइवेशन बढ़ जाता है, सलाइवेशन कुछ ज़्यादा ही मात्रा में होने लगता है, पेशेंट को इवन कुछ भी स्वॉलो करने में दिक्कत होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उसको पानी से डर हो जाता है, उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। आप इस केस में देख सकते हैं एक डायग्राम के थ्रू कि इसमें आप देखेंगे कि पेशेंट को बेड में बांधा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब उसको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा शो होने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो हो सकता है कि दूसरे ह्यूमन बीइंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। तो ऐसे केसेस बहुत डेंजरस हो जाते हैं। इसमें इस डायग्राम के थ्रू हम लोग एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि रेबीज़ का इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होता है।
तो जब एक इन्फेक्टेड एनिमल ह्यूमन बीइंग को काटता है तो ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद उसको क्लिनिकल सिम्टम्स इंक्यूबेशन पीरियड के बाद दिखने शुरू होते हैं। हो सकता है उसको फीवर आना शुरू हो, सोर थ्रोट भी हो जाता है, भूख न लगने की शिकायत होने लगती है, साइट ऑफ बाइट पे उसको बर्निंग पेन हो सकता है, वो अल्सर्स में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा उसको फ़ोटो सेंसिटिविटी भी हो सकती है, यानी कि उसको रोशनी से दिक्कत हो सकती है, भोजन निगलने में उसको दिक्कत आएगी, कॉलरा भी हो सकता है उसको। उसके साथ साथ अगर ये इन्फेक्शन बढ़ता जाता है तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और अल्टीमेटली उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। रेबीज़ के ट्रीटमेंट की तो हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रेबीज़ को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर किसी डॉग ने बाइट किया है तो उसके बाद तुरंत हम क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम रेबीज़ को स्प्रेड होने से रोक सकें। तो इसके लिए एक प्रोग्राम है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, जिसको हम PEP भी कहते हैं। ये एक इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है अगर किसी विक्टिम को रेबीज़ एक्सपोजर हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम प्रयास करते हैं कि रेबीज़ का जो वायरस है वो किसी भी तरीके से पेशेंट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ना पहुंचने पाए, जिसकी वजह से हो सकता है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये वायरस एंटर कर गया तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, दैट इज़ PEP। इसके क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो स्टेप होता है एक्सटेंसिव वॉशिंग एंड लोकल ट्रीटमेंट ऑफ द बाइट वुंड। जितना जल्दी हो सके साइट ऑफ बाइट को एक्सटेंसिवली वॉश करना चाहिए सोप की मदद से या फिर किसी टिंचर की मदद से, ताकि जो सलाइवा वहाँ पे लगा हुआ है या ब्लड जहाँ से बह रहा है पेशेंट का उसको रोका जा सके, उसको वॉश किया जा सके। उसके बाद पेशेंट को पोटेंट एंड इफ़ेक्टिव रेबीज़ वैक्सीन्स, जो कि WHO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होनी चाहिए, उस वैक्सीन का इस्तेमाल पेशेंट में किया जाना चाहिए। उसके बाद केवल वैक्सीन से नहीं काम चलेगा, उसको रेबीज़ का इम्यूनोग्लोब्युलिन भी दिया जाता है, जिसको हम RIG कहते हैं, अगर डॉक्टर्स ऐसा प्रेस्क्राइब करते हैं तो। और इसके बाद जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हम रेबीज़ वायरस से पेशेंट की डेथ को रोक सकें। तो एक्सटेंसिव वुंड वॉशिंग की बात करें तो ये सबसे पहला फर्स्ट एड मेजर होता है, जिसमें हम इमीडिएट एंड थॉरो फ्लशिंग एंड वॉशिंग ऑफ द वुंड करते हैं। फ्लशिंग का मीन्स हम बहते हुए पानी में उस घाव को वॉश करते हैं। लगभग 15 मिनट तक उसको सोप, वाटर या डिटर्जेंट की मदद से उसको वॉश करते हैं। वहाँ पे हम पोविडोन, आयोडीन या इस तरीके के और सब्सटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम वहाँ पे जो रेबीज़ वायरस प्रेजेंट है उसको या तो किल कर सकें या तो फिर वहाँ से रिमूव कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप है एक्सटेंसिव वुंड वॉशिंग। उसके बाद हम क्या क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम रेबीज़ को प्रिवेंट कर सकें। तो हमें ये बचाव करना है कि किसी भी रैबिड एनिमल्स के कांटेक्ट में हम ना आए। उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम जो भी पेट्स हम रखते हैं, चाहे वो कैट्स हो चाहे वो डॉग्स हो, या आप नीचे देख सकते हैं फेरेट्स हो, कुछ जगहों पे फेरेट्स को भी एज अ पेट एनिमल इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे एनिमल्स को हमें वेटनेरियन की सलाह से वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है वैक्सीनेट योर पेट्स। नेक्स्ट है कीप योर पेट्स कॉन्फाइंड, यानी कि अपने पेट्स को अपनी निगरानी में रखें, घर में रखें। अगर आप बाहर जाते हैं तो उसके साथ रहें ताकि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा सके कि आपका जो पेट एनिमल है वो किसी वाइल्ड एनिमल के कांटेक्ट में ना आने पाए। प्रोटेक्ट स्मॉल पेट्स फ्रॉम प्रीडेटर्स। जो छोटे पेट्स होते हैं जैसे कि रैबिट्स हो गया, गिनी पिग हो गया, इनको हम कोशिश करें कि इनको हम कन्फाइंड रखें, घर के अंदर रखें, प्रोटेक्टेड केजेस में रखें ताकि ये दूसरे वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में ना आने पाएँ। क्योंकि हम इन छोटे एनिमल्स को, जैसे रैबिट हो गया या गिनी पिग हो गया, इनको हम वैक्सीनेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एनिमल, ऐसा कोई डॉग या कैट आपको लगता है कि वो स्ट्रे एनिमल है, तो आप लोकल अथॉरिटीज़ की हेल्प से उसको कन्फाइन करा सकते हैं। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। रेबीज़ के क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हो सकते हैं? अभी तो हम रख रखाव की बात कर रहे थे कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं रेबीज़ के होने के। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला है वैक्सीन। गेटिंग अ रेबीज़ वैक्सीन एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर एन एनिमल बाइट। ये सबसे बेस्ट वे होता है हम
जिससे कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं रेबीज़ वैक्सीन द्वारा। उसके बाद अगर आप किसी रेबीज़ वायरस के इन्फेक्टेड एनिमल्स के कांटेक्ट में आते हैं, आप एक्सपोज होते हैं, तो उसके बाद आपको एक सीरीज़ ऑफ इंजेक्शंस लगता है जिससे आप इन्फेक्शन को कॉज होने से रोक सकते हैं। रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसको इमीडिएटली दिया जाता है, जो कि रेबीज़ एंटीडोट के एंटीबॉडीज़ के रूप में काम करती हैं और वायरस को स्प्रेड होने से रोकती हैं। उसके बाद आप रेबीज़ वैक्सीन्स भी ले सकते हैं, जिससे आप इस डिज़ीज़ को अवॉइड कर सकें। ये जो वैक्सीन्स होती हैं, ये एक सीरीज़ ऑफ 5 शॉट्स होती हैं, जिनको कि 14 दिनों के अंतर पे लेना होता है। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज के समय में सेल कल्चर वैक्सीन अवेलेबल है, जिसको हम ह्यूमन डिप्लॉयड सेल या HDC वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ये वैक्सीन 5 डोजेज़ में दी जाती है, जिसमें 1 ml के सबक्यूटेनियस या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन इंजेक्शंस को कभी भी बुटॉक पे नहीं दिया जाता है, और ये जो 5 डोजेज़ होती हैं, जिसमें हम 1 ml इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, वो ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि जब भी बाइट हुआ 0, उसके बाद तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 30वें दिन इसको दिया जाता है, और उसके बाद एक बूस्टर डोज दी जाती है 90 दिन के बाद। तो ये साइट ऑफ इंजेक्शन है जहाँ पे रेबीज़ वायरस की जो वैक्सीन है, रेबीज़ वैक्सीन, उसको एडमिनिस्टर किया जाता है एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में। एक बार फिर से रिमाइंडर है कि जब भी कोई बाइट करता है आपको एनिमल, तो उसकी एक्सटेंसिव वुंड वॉशिंग करनी ज़रूरी है, एटलीस्ट 15 मिनट्स तक विद द हेल्प ऑफ सोप, वाटर एंड अ सुटेबल डिसइंफेक्टेंट, एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स। तो लगभग टॉपिक्स हम लोग ने क्लियर कर लिए कि रेबीज़ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब रेबीज़ से जुड़े हुए कुछ की फैक्ट्स के बारे में हम लोग बात। सबसे पहला, रेबीज़ एक वैक्सीन प्रिवेंटेबल वायरल डिजीज़ है, जो कि लगभग 150 से अधिक कंट्रीज़ में पाया जाता है। रेबीज़ को स्प्रेड करने के लिए डॉग्स सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और टोटल केसेस में से 99% केसेस ह्यूमन बींग्स में बिकॉज ऑफ डॉग्स ही होते हैं। एक बार ट्रांसमिशन न होने पाए, इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो भी स्ट्रीट डॉग्स हैं या फिर पेट डॉग्स हैं, उनका वैक्सीनेशन ज़रूरी है। अगर स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनके बाइट से हमें बचना चाहिए। और जैसे ही आपको समझ में आए कि आप किसी रैबिट डॉग के थ्रू बाइट हुआ है, तो उसकी वुंड वॉशिंग करनी चाहिए। ये चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वुंड वॉशिंग बहुत कंपलसरी होती है, ताकि आप पहले ही स्टेप पे वायरस को फर्दर स्प्रेड होने से रोक सकें, ताकि आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं इसकी मदद से। तो रेबीज़ के कुछ फैक्ट्स हैं WHO के वॉल से। वायरस का जो ट्रांसमिशन होता है वो इन्फेक्टेड एनिमल के सलाइवा से होता है, और 99% ऑफ ह्यूमन केसेस डॉग्स बाइट की वजह से ही होते हैं। ये जो वायरस होता है, ये ब्रेन को अटैक करता है, और एक बार अगर इसके क्लिनिकल सिम्टम्स आने लगे तो ये फैटल हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट एज सच मेडिकेशन से नहीं अवेलेबल है, बट थॉरो वॉशिंग ऑफ द वुंड विथ सोप एंड उसके अलावा वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ अवेलेबल हैं, जिससे हम सिम्टम्स को अवॉइड कर सकते हैं, ज़िंदगियां बचा सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके अगर आप मेडिकल अटेंशन लेते हैं तो वो बेहतर होगा। और अगर आप फैटेलिटीज़ देखें तो रेबीज़ ज़्यादातर पुअर रूरल कम्युनिटीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे वैक्सीनेशन थोड़ा कम अवेलेबल होता है। ऐसी जगहों पे रेबीज़ की संख्या ज़्यादा होती है, और हर 10 मिनट में एक डेथ रेबीज़ की वजह से रिपोर्टेड है, और ऑलमोस्ट 40% ऑफ द विक्टिम्स जो होते हैं रेबीज़ के, वो चिल्ड्रन होते हैं, जो कि 15 वर्ष से कम के होते हैं। वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन अगर डॉग्स का किया जाए तो ह्यूमन लाइफ्स बचाई जा सकती हैं, क्योंकि रेबीज़ 100% प्रिवेंटेबल है। वैक्सीनेशन ऑफ 70% डॉग्स ब्रेक्स रेबीज़ ट्रांसमिशन साइकिल इन एनी एरिया एट रिस्क। एवरी डॉग ओनर इज़ कंसर्न। हर डॉग ओनर को ये पता होना चाहिए कि रेबीज़ वैक्सीन ही एक ऐसा साधन है, अगर हम डॉग को रेबीज़ वैक्सीन लगाते हैं तो हम बहुत सारी
ह्यूमन लाइफ्स को सेव कर सकते हैं। नो डॉग बाइट इज इक्वल टू नो रैबीज़। उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरी कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक्स अगेन।